इसके बाद बच्चे डबल एंट्री बुक कीपिंग का टॉपिक आता है। अब जैसे हमें कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा कि भाई हर चीज़ का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना चाहिए हर एक फंक्शन के लिए, और जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी एंट्री मस्ट है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड्स में शो होना मस्ट है। तो उसी के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग की जाती है। अब ये तो टॉपिक बच्चे वैसे है फाइनेंस का, लेकिन अब इन्होंने छेड़ दिया तो इसको ज़रा सा कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ताकि जो बेसिक्स है ना, अगर किसी ने FA1 नहीं पढ़ा तो उसके बेसिक्स ठीक हो जाएं। अब देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के अमल को डबल एंट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये डबल एंट्री का क्या मतलब है? देखो बच्चे, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जब आप कुछ खरीदते हो तो मुफ्त में थोड़ी मिलता है ना, कुछ देते हो और उसके बदले आपको कुछ मिलता है, ठीक है। ये आपस में अक्सर दोस्त बैठे होते ना, मजाक वजाक करते रहते। तो उस दिन हमारे एक दोस्त है, कहता है कि भाई मेरे दादा की वजह से हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरा दोस्त से ऐसी तंज करके कहता है कि भाई क्यों दादा लेनी देनी का काम करते थे क्या? तो बच्चे, मैं उस लेनी देनी की बात नहीं कर रहा यहाँ। मतलब आपको फॉर एग्जांपल कोई जूस खरीदना है, कोई चॉकलेट खरीदना है, कोई कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो आप 15, 20 या 100 रुपए देते हो और उसके बदले आपको चॉकलेट मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों की एंट्री करनी होती है कि भाई मैंने पैसा दिया तो इसकी भी एंट्री करो, और उसके बदले चॉकलेट मिली, ठीक है, या जूस मिला उसकी भी एंट्री करो, ठीक है। तो दो एंट्रीज की जाती हैं, और हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, इसलिए इसको डबल एंट्री कहा जाता है। अब डबल एंट्री सीखने से पहले बच्चे फाइनेंशियल एलिमेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। देखो बच्चे, कुछ फाइनेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। एसेट यानी हमारे जो असासे होते हैं, ठीक है। लायबिलिटी, हम पे अगर कोई कर्ज है, ठीक है। कैपिटल, ओनर अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसका कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग्स, उसी बिजनेस से अगर वो कुछ पैसे निकलवाना चाहता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए तो उसे ड्राइंग कहते हैं। इनकम, जो कुछ वो कमा रहा है। एक्सपेंस, जो उसके खर्चे हो रहे हैं। ये 5-6 एलिमेंट्स हैं जिन्हें फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले एक छोटा सा हैक बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ बच्चे। डेड और क्लिक, ये वो फार्मूला है, इसको याद कर लो तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी डबल एंट्री करते वक्त। देखो बच्चे, डेट का जो पहला डी है उससे डेबिट आता है, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट और डी से ड्राइंग्स। मतलब एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग ये जब भी इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। सिमिलरली ये जो क्लिक का पहले सी है ना, उसका मतलब क्रेडिट, एल से लायबिलिटी, आई से इनकम और सी से कैपिटल। मतलब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये जब भी इंक्रीज होंगे तो इसे क्रेडिट किया जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको डेबिट किया जाएगा। समझ आ रही है बच्चे? अब गौर से देखो, गौर से देखो, कुछ चंद डबल एंट्रीज करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इधर देखो, सेल ऑफ गुड्स, जब आप कुछ बेचते हो तो आपकी इन्वेंट्री में से सामान निकल जाता है ना, इन्वेंट्री आपका एसेट है। अब अगर स्टोर से इन्वेंट्री निकल रही है मतलब आपके एसेट्स वापस कम हो रहे हैं, और एसेट्स जब ज्यादा होते हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट करना होता है, वापस कम होते हैं तो उनको क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्रेडिट पे लिख देंगे कि भाई हमने कोई सेल किया है, और या अगर स्पेसिफिकली जो चीज बेची अगर उसका नाम पता हो तो फिर सेल की बजाय डायरेक्ट वो नाम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई जूस का पैकेट बेचा है और ये कितने का है, $5 का, ठीक है। अच्छा, इसके बदले कुछ ना कुछ पैसे आए होंगे ना, या अगर हमने किसी कर्ज पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है तो रिसीवेबल हमारा बनता होगा। तो कैश अगर हमारे पास आ रहा है तो वो हमारा एसेट है, तो मतलब वो वाला एसेट बढ़ रहा है, और एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट करना पड़ता है। तो इधर लिख दो, सॉरी बच्चे, कि कैश या रिसीवेबल्स कितने के, $5 के। बात खत्म। अब देखो बच्चे, हो सकता है ये हमने क्रेडिट सिस्टम पे एंट्री की हो, मतलब कर्ज पे सामान बेचा हो, उसने बाद में जाके पैसे देने, अब बाद में जाके पैसे देने, लेकिन देने तो हैं, मतलब हमारे कुछ ना कुछ रिसीवेबल्स तो बनते हैं ना, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, और बेशक बाद में मिलने, लेकिन वो पैसा हमारा एसेट है ना। अब 4-5 दिन गुजर गए, वो पैसे लेके आ गया,
पैसे लेके आया तो पैसे वापस मिल गए, तो रिकॉर्ड में जो हमने वो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था उसको वापस हटा देना चाहिए ना, वरना तो आज इससे पैसे रिसीव कर लेंगे और कल को फिर भी सोचते रहेंगे कि हाँ यहाँ रिकॉर्ड में $5 का रिसीवेबल पड़ा हुआ है, मतलब हमने किसी न किसी से $5 रिसीव करने हैं। तो ये मसला ना पेश आए इसलिए ये रिसीवेबल्स को वापस खत्म करना होगा। अब रिसीवेबल रिकॉर्ड करने के लिए अगर यहाँ पे डेबिट करना पड़ रहा है तो खत्म करने के लिए वापस रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं, क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं। तो हम रिसीवेबल्स अगर पैसे वापस आ जाए, ठीक है, रिसीट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स मतलब कैश रिसीव हो जाए, तो कैश हमारे पास आया और उसकी वजह से रिसीवेबल हमने वापस खत्म कर दी, तो पहले तो रिसीवेबल्स को वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। कितने से? $5 से वापस रिसीवेबल्स खत्म कर दिया जाएगा। अब क्यों खत्म किया, इसकी कोई ना कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना। तो ऊपर लिख दो कि भाई हमारे पास कैश आया है, मतलब वो बंदा पैसे लेके आ गया, हमारे पैसे ले आया, तो पैसा एसेट है, हमारा एसेट बढ़ गए। एसेट जब भी बढ़ता है तो ये देखो बच्चे, हमने यहां पे लिखा है कि एसेट जब भी बढ़ता है उसको डेबिट किया जाएगा। अब ये तो सेल्स की एंट्री होगी। अगर आप कुछ परचेस करते हो तो इन्वेंट्री आपके स्टोर्स में आ रही होती है, और इन्वेंट्री हमारा एसेट है, मतलब हमारे स्टोर्स के एसेट्स बढ़ रहे हैं, और एसेट जब भी बढ़ेंगे डेबिट करना पड़ेगा। तो इधर देखो, डेबिट में हम लिख देंगे कि परचेज, और अगर स्पेसिफिकली उस चीज का नाम दिया गया हो क्वेश्चन में तो फिर परचेज के बजाय वो नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई फोन खरीदा है, ठीक है, तो कितने का खरीदा है? $1000 का। बदले में आपने कोई पैसे दिए होंगे ना, अब कैश जेब से जा रहा है, वो वाला एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। या अगर आपने कर्ज पे खरीदे, मतलब बाद में जाके पैसे पे करोगे, तो आप पे कोई ना कोई उधार रह गया जिसे हम पेबल्स कहते हैं। अब बेशक बाद में देने, लेकिन देने तो है ना, तो पेबल्स रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ रही है? अब आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो कि देखो आप कुछ मटेरियल खरीद रहे हो, तो स्टोर में सामान आ रहा है, तो स्टोर्स या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट आपका बढ़ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसी भी एंट्रीज दी गई होंगी, मतलब यही है, सेम ही मतलब है बच्चे उसका, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज आपने ये चीज कर्ज पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, बाद में जाके आपने पैसे देने। अब आप जाके पैसे दे आए तो रिकॉर्ड में से वो जो आपने अपने ऊपर उधार लिखा हुआ था, लायबिलिटी लिखी हुई थी, ठीक है, पेबल्स एक लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, इधर देखो हमने कहा था कि लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमने उधार पे कोई चीज खरीदी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी, तो इसलिए हमने पेबल्स को क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब जब ये पैसे हम वापस पे करेंगे तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि पैसा तो दे दिया। तो सबसे पहले तो इसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी, इसको इन रिकॉर्ड से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेबल्स को हटाने के लिए वापस इसको डेबिट कर दो। अगर लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट करना पड़ रहा था, वापस हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। 1000 से वापस डेबिट कर दिया तो सिस्टम से, रिकॉर्ड्स में से निकल गए ये पेबल्स। वजह क्यों निकले? तो आप कह दो कि भाई हमारी जेब से कैश गया है, मतलब पैसे दे आया हूं, और कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करना पड़ता है। अब जेब से पैसे जा रहे तो एसेट्स कम ही हो रहे ना, तो ये आपके पेमेंट्स ऑफ पेबल्स। अच्छा, इसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर आप किसी को उसकी सैलरी दे रहे हो, कोई दिहाड़ी दे रहे हो, कोई आपके पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, उसको पेमेंट दे रहे हो, तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना, जेब से पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है ना आपका। अब एक्सपेंस किस नेचर का है? ये देखो, एक्सपेंस डेबिट नेचर का है, मतलब ये जब भी बढ़ेगा उसको डेबिट करोगे, वापस कम करने के लिए क्रेडिट करोगे इसको, ठीक है। तो आप इधर डायरेक्ट लिख दो कि वेजेस, या ऐसे भी लिख सकते हो कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपने 500 की सैलरी पे की है, $500 की, वेजेस कंट्रोल अकाउंट से 500 डेबिट कर दिए उसमें, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। अब डेबिट कर दिए, कैसे डेबिट कर दिए? तरीकाकार क्या होगा? जेब से पैसे गए ना, तभी यहां पे हमने अपना 500 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अब पैसे जेब से गया, कैश, कैश एसेट है, एसेट अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कैश लिख देंगे कि भाई जेब से 500 कैश गया है, इसलिए यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वेजेस के नाम पे 500 का। अच्छा, इसके बाद एक और एंट्री होती है, जब आप जनरल एक्सपेंसेस या कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड जिसे कहते हैं, कोई ना कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट की पेमेंट आप कर रहे हो, तो वो पेमेंट
वो भी आपका एक एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है ना, कोई एक एक्सपेंस आपका हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट नेचर का एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जनरल एक्सपेंस या ओवरहेड्स कुछ भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, उसमें आपने लेट सपोज 200 का खर्चा किया, आपने 200 डेबिट कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है। अब वो कैसे डेबिट कर दिए, कोई ना कोई क्रेडिट इफेक्ट तो इसका होगा ना, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं एट अ टाइम। हर क्रेडिट का कोई ना कोई डेबिट होना चाहिए, हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए, समझ आ रही है। तो क्रेडिट में ये लिख देंगे कि भाई जेब से कैश गया है इसलिए 500 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, या हो सकता है कोई ऐसा खर्चा हो कि वो काम कर चुके हैं, पैसे हम बाद में पे करेंगे। तो बात वही है कि पेबल्स या पेबल्स के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं कि पेबल्स कंट्रोल अकाउंट, कितने से 200। जब इसकी पेमेंट होगी तो ये पेबल्स को वापस डेबिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट में लिख दोगे कि हाँ जेब से कैश गया, मतलब पैसे दे आया हूं, इसलिए वो पेबल्स को वापस डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया हमने। तो ये बच्चे बेसिक डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब इससे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चैप्टर में मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझाई थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अब देखो बच्चे, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिंपल कॉन्सेप्चुअल मतलब समझाता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट खर्चा, अकाउंटिंग हिसाब किताब, मतलब खर्चे का हिसाब किताब। आसान लफ्जों में समझाऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, वो सिस्टम जिसमें आप इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करते हो, मतलब उन पे लगा हुआ खर्चा कॉस्ट मालूम करते हो। किस लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाए। और आसान करके बताऊं तो उसको इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा सके, या आप अपना प्रॉफिट मालूम कर सको। क्योंकि देखो, आप रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। और इन्होंने भी कुछ ये बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको अपनी कॉस्ट मालूम होगी सारी की सारी इन्वेंट्री की, तभी जाके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिपोर्ट कर सकोगे ना। एंड ऑल्सो फॉर इंटरनल प्रॉफिट मेजरमेंट्स, मतलब मैनेजमेंट इंटरनल रिपोर्ट्स बनाने के लिए कि हमने कितना खर्चा किया, उसमें से हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना आया, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन फॉर बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग है बच्चे। अब देखो बच्चे, सबसे पहले इसकी एंट्रीज का सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले एंट्री की जाती है प्राइम एंट्री बुक्स में, ठीक है। सीक्वेंस समझाता हूं, इधर आओ बच्चे। सबसे पहले एंट्री की जाती है प्राइम एंट्री बुक्स में, वहां से आप उसको डबल एंट्री उसकी होती है, फिर उसके बाद उसको टी अकाउंट्स में लेके जाया जाता है, ठीक है। अब टी अकाउंट्स से वो उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं हम, कोई ना कोई एरर चेक करने के लिए कि डेबिट या क्रेडिट में कुछ ना कुछ कमी तो नहीं आ रही। अगर कमी आ रही होती तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनता है और उसको प्रॉपर चेक किया जाता है, ठीक है। खैर ये फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो यहाँ ये सब टेस्ट नहीं होगा, खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बच्चे आपको मैं। और उसके बाद जब कोई ना कोई एरर उसमें मालूम हो जाए, उसको करेक्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी एंट्री होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बच्चे, देखो इन्होंने साफ यहाँ पे कहा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री व्हिच आर टोटल्ड एंड द टोटल पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का। अक्सर स्टूडेंट्स को इस बात की नॉलेज नहीं होती। देखो बच्चे, जब आप प्राइम एंट्री बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि कुछ भी यहां पे रिकॉर्ड किया और उसी वक्त सारे की सारी चीजें आप अकाउंट्स में ले जाते हो, लेजर अकाउंट्स में, टी अकाउंट्स में ले जाते हो। नहीं बच्चे, आज जितनी भी सेल्स हुई है एक एक एंट्री प्राइम एंट्री बुक में की जाएगी, जितने भी परचेजेस हुए हैं एक एक एंट्री प्राइम एंट्री बुक्स में की जाएगी। लेकिन आज जब दिन खत्म होने वाला होगा, मतलब जो ऑफिस टाइमिंग्स है वो खत्म होने वाली होंगी, तो आज के दिन
आज के दिन जितने टोटल सेल्स किए उनको टोटल करके जो अमाउंट बन रहा होगा ना, वो टोटल अमाउंट सिर्फ अकाउंट्स में जाके पोस्ट करते हैं, टी अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। और पे परचेजेस के साथ भी ऐसे ही होता है कि पूरे दिन में जितने टोटल परचेजेस किए उसकी वो टोटल अमाउंट को जाके परचेजेस की टी अकाउंट्स में जाके डाल दिया जाता है, लेजर्स में डाल दिया जाता है। मतलब कि लेजर में, अकाउंट्स में आपको एक एक एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपको स्पेसिफिकली एक एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री ढूंढनी है तो उसको प्राइम एंट्री बुक में ढूंढना होगा बच्चे आपको, ठीक है। Again, from your early studies, you may remember that in practice, a business will not enter every individual transaction into the ledger accounts. वही बात हो रही है। Instead, each type of transaction will be recorded initially in its own prime entry book. हर अलग अलग कैटेगरी वालों ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग प्राइम एंट्री बुक होती है। तो जिस भी कैटेगरी की ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल हो रही है, तो वो सेल्स की प्राइम एंट्री बुक में रिकॉर्ड करोगे। परचेज कर रहे हो तो वो परचेज रिलेटेड प्राइम एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। The daily totals from these books are then posted into the ledger accounts. Ledger accounts में एक दिन में टोटल जितना कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं परचेज से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो उसको टोटल करने के बाद लेजर अकाउंट्स में डाला जाता है, ठीक है। The ledger accounts will only contain the totals from the day books. So to find individual transaction, one has to look to the day books. तो अगर एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ढूंढना हो ना तो लेजर अकाउंट्स में नहीं बल्कि प्राइम एंट्री बुक्स में देखना होगा आपको। अब प्राइम एंट्री बुक्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं बच्चे। देखो, एक है सेल्स डे बुक, उसमें क्या लिखा जाता है, जितने भी आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हो ना वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होते हैं। एक होता है सेल्स रिटर्न डे बुक, वो आपने सेल की, कस्टमर को चीज पसंद नहीं आई या उसमें कोई खराबी तो उसने वो सेल रिटर्न कर दी, तो जो चीजें वापस रिटर्न होके आती है ना तो वो सेल्स रिटर्न, वो सेल रिटर्न डे बुक में लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, परचेज डे बुक, जिन्हें भी आप क्रेडिट पे परचेजेस करते हो वो परचेज डे बुक में लिखा जाता है। अच्छा, आपने कुछ परचेज किया, वो ठीक नहीं थी, आपको पसंद नहीं आया या कुछ एक्स्ट्रा था, कुछ भी ऐसा था, ठीक है। हमने परचेज साइकिल में पढ़ा था ना कि कुछ ना कुछ चीजें वो एक्स्ट्रा भेज देते या खराब भेज देते या जो हमने मंगवाई है वो नहीं कुछ और भेज देता है तो रिटर्न करनी पड़ती है। तो अगर आप वो परचेज वापस रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न डे बुक में फिर लिखना होता है। अब मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शन का बताया, मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेल्स भी क्रेडिट और परचेजेस भी क्रेडिट। कैश वाले किधर लिखोगे, कैश वाले कैश डे बुक में लिखोगे। अब एक डे बुक होती है हमारे पास कैश डे बुक, उसमें कैश पे जितनी भी सेल्स या कैश पे जितनी भी परचेजेस हुए हैं वो कैश डे बुक में लिखी जाती है। फिर से बता रहा हूं, कैश डे बुक में सेल्स और परचेजेस दोनों लिखे जाते हैं। अब कुछ बिजनेसेस में कैश डे बुक्स भी अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कैश रिसेप्ट डे बुक और कैश परचेज डे बुक, ठीक है। सेल्स वाले जो होते हैं वो कैश रिसिप्ट डे बुक में लिखी जाती हैं कि मतलब उसमें सेल्स की वजह से जो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, वो कैश रिसिप्ट डे बुक में लिखी जाती है। और परचेज जो है वो कैश पेमेंट डे बुक या कैश परचेज डे बुक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो होता कैश बुक ही है। अच्छा, इसके बाद पेटी कैश डे बुक, ये जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बच्चे, इनको पेटी कैश कहते हैं। अब पेटी कैश के लिए अलग एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। पेटी कैश होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हो, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचते हो। लेट सपोज आपका प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम है। अब आपको एक कस्टमर ने कॉल किया कि भाई मुझे प्लॉट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा। अब उसको इन्वेस्टमेंट उसके पास ज़्यादा है तो आप उसको एंटरटेन करने के लिए आप उसे कहते हो कि भाई आप कहाँ हो, आप आके ऑफिस में मुझसे मिलो। तो आप ऐसा करते हो कि भाई उसके पास गाड़ी नहीं है तो आपने उसे कहा कि भाई गाड़ी मैं ही बेच देता हूँ, आप वहाँ पे रखो। भाई वो करोड़ों पे कर रहा है तो फिर हर कोई ये नखरे तो उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने गाड़ी भेजी, उसको पिक किया, क्लाइंट को लेके यहाँ उससे बातचीत की, उसको पानी में उतारा, ठीक है, बोतल में उतारना जिसे कहते हैं, और कोई एक दो प्लॉट्स चिपका डाली करोड़ों की, खुद भी मुनाफा किया, ठीक है, और उसको फिर ही उसी गाड़ी में बिठा के वहां तक छोड़ भी आए। तो ये गाड़ी का जितना खर्चा हुआ नहीं, छोटे मोटे डेली एक्सपेंसेस ऐसे जो होते हैं, ठीक है, इसको पेटी कैश अकाउंट से पे किया जाता है। ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, किसी क्लाइंट शाइंट को कोई खाना शाना खिला दिया, मतलब ऐसे छोटे मोटे डेली बेसिस पे जो डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं छोटे मोटे, ये पेटी कैश के जरिए आप पे करते हो। तो ये जितनी एंट्रीज भी होती हैं, ठीक है, ये पैसा अगर रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है तो उसको पेटी कैश बुक में डाला जाता है। अब इसके बाद एक और बुक होती है जिसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल में क्या होता है, आसान लफ्जों में
हर वो एंट्री जिसको आप इन 6 डे बुक्स में नहीं लिख सकते उसको जर्नल में लिखा जाता है। कोई भी ऐसी कोई एंट्री, कुछ भी एंट्री, लेट सपोज डे टू डे कोई ऐसा है कि कोई काम हुआ है, कोई मसला पेश आया है, कोई भी ऐसी कोई चीज जो आपको नोट करनी हो, ठीक है, वो जर्नल में ऐड किया जाता है। समझ आ रही है? आसान लफ्जों में हर वो एंट्री जो आप इन 6 डे बुक्स में नहीं ऐड कर सकते उसको जाके जर्नल में लिखते जाओ। जैसे हम कहते थे ना कि हर वो कॉस्ट जो मटेरियल कॉस्ट भी ना हो, जो लेबर भी ना हो, तो वो एक्सपेंसेस है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि हर वो एंट्री जो पहले 6 डे बुक्स में आप नहीं लिख सकते उसको जाके जर्नल में लिख दिया करो। बात खत्म। तो ये आपकी प्राइम एंट्री बुक्स थी। अब यहां जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है बाय द एंड ऑफ द डे, टोटल सेल्स जितनी हुई है तो उसको टोटल करके लेजर अकाउंट में डाल दिया जाता है, या टोटल परचेजेस जितनी हुई है उसको टोटल करके आप वो लेजर अकाउंट में डाल लेते हो। अब एक और बात समझाने लगा हूं। मैंने क्रेडिट सेल्स और परचेजेस के लिए तो सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक का कहा, लेकिन जो कैश पे आप सेल्स कर रहे हो या परचेजेस कर रहे हो उसके लिए कैश डे बुक, लेकिन जो कैश पे सेल किया है वो रिटर्न हो जाए, जो आपने कैश पे परचेज किया है वो रिटर्न हो जाए, तो वो कहां लिखोगे? सोचो, शाबाश। अच्छा बच्चे, रिटर्न्स जो है ना, सेल रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, वो क्रेडिट पे हो या कैश पे हो, जैसे भी हो, वो इसी सेल रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न डे बुक में ही लिखा जाएगा। फिर से बता रहा हूं, जो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो सेल्स डे बुक, जो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो परचेज डे बुक। अच्छा, सेल रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, उनको सेल्स रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न डे बुक में ही लिखा जाएगा। हाँ, फिर कैश पे कोई सेल की या कैश पे कोई परचेज की तो उसे कैश डे बुक में लिखा जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। सीक्वेंस भी मैंने बता दिया। अब देखो बच्चे, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, इसको 2 तरीकों से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके 2 अप्रोचेस होते हैं, एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और एक इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ये मैं मटेरियल और लेबर चैप्टर में समझा भी चुका हूं, लेकिन यहां पे उसको जरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बच्चे, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जहां पे इंटेग्रिटी होती है, जहां पे चीजों को मिला के लिखा जाता है, जहां पे इत्तेफाक होता है। मतलब अकाउंटिंग में इस इत्तेफाक का क्या मतलब, जब आप मैनेजमेंट और फाइनेंस के इंफॉर्मेशन को एक ही लेजर में लिखते हो, जब आप मैनेजमेंट और फाइनेंस दोनों के ट्रांजैक्शंस को एक ही लेजर में लिखते हो, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि जब आप कॉस्ट और फाइनेंस दोनों के आइटम्स एक साथ लिखते हो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ आ रही है, एक ही चीज है। अच्छा, इधर देखो कि अकाउंटिंग सिस्टम इन विच कॉस्ट यानी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन सेम लेजर अकाउंट इज नोन एज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, इंटरलॉकिंग मतलब जो बीच में आप दरार डाल देते हो, ठीक है, दीवार बना देते हो, इंटरलॉक कर देते हो, दूरियां पैदा कर देते हो। मतलब क्या, मतलब कॉस्ट आइटम्स जिसे मैनेजमेंट आइटम्स या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल आइटम्स यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों को अलग अलग लेजर्स में अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो दिस अकाउंटिंग सिस्टम विल बी नोन एज इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। समझते हैं बच्चे? सबसे पहले तो कॉस्ट आइटम्स या कॉस्ट ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं जिसे मैनेजमेंट वाले डील करते हैं, और फाइनेंशियल आइटम्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। देखो बच्चे, मटेरियल इसको मेंटेन करना किसका काम है? ये कंपनी के अंदर ही मेंटेन होता है ना, मतलब इसको मेंटेन करना मैनेजमेंट का काम है। तो ये मैनेजमेंट आइटम भी कह सकते हो या कॉस्ट आइटम भी कह सकते हो। सिमिलरली लेबर भी कंपनी के अंदर ही काम करती है, इनको हैंडल करना मैनेजमेंट का काम है। ओवरहेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, कहां, क्यों, कैसे, कितने करने, इनको हैंडल करना भी मैनेजमेंट का काम है। तो इनको भी कॉस्ट या मैनेजमेंट आइटम्स कहा जा सकता है। अच्छा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, इनकम वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये फाइनेंशियल आइटम्स है, इनको डील करना फाइनेंस वालों का काम है बच्चे। ये समझ आ गई? अब इनके बेस पे हम इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग एंट्रीज किया करेंगे। अमूमन जो जनरल आप एंट्रीज देखते हो ना, जैसे अभी ऊपर हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग में एंट्रीज की, वो सब इंटीग्रेटेड सिस्टम पे चल रही होती है। समझाता हूं कि इंटरलॉकिंग एंट्रीज हम करते क्यों है, ये रीजन भी बताता हूं। देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल 2 अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग। आप
करते क्या हो कि परचेज ऑफ मटेरियल किया है आपने, कोई ना कोई मटेरियल खरीदा है आपने, ठीक है, तो उसकी एंट्रीज करनी है। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरलॉकिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि मटेरियल आप खरीदते हो तो स्टोर्स में आता है ना, तो आप यहां पे लिख दो कि स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट वो है, उसमें कोई ना कोई चीज आई है तो वो डेबिट हो गया, या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट भी इसको कह सकते हो, या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो एक मिनट बचे। स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया। फॉर एग्जांपल $1000 की चीजें खरीदी आपने, ठीक है। अब उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे ना, या हो सकता है आपने क्रेडिट पे खरीदो तो पेबल्स, तो उसको क्रेडिट कर दिया कि कैश या पेबल्स $1000 के। अब इधर देखो बच्चे, ये जो स्टोर्स है, जो मटेरियल है, ये मैनेजमेंट वालों के संभालने की चीज है कि नहीं? मैनेजमेंट वाले इसे मेंटेन करते हैं ना, तो ये कॉस्ट आइटम में आया कि नहीं? अच्छा, जो कैश है, जो पेबल्स है, इनको मेंटेन करना फाइनेंस वालों का काम है, तो ये फाइनेंशियल आइटम हुआ कि नहीं? अब यहां पे कॉस्ट आइटम्स और फाइनेंशियल आइटम्स दोनों को एक साथ रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं? तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ। अब इंटरलॉकिंग में क्या होगा? फाइनेंस वाले अपनी एंट्री करेंगे, सिर्फ इस कैश की एंट्री करेंगे, और मैनेजमेंट वाले सिर्फ इस कॉस्ट आइटम की एंट्री करेंगे। अब वो भी सीखते कि कैसे एंट्री की जाती है, बताता हूं। अब कॉस्ट यानी मैनेजमेंट इंटरलॉकिंग पहले एंट्री करेंगे और फिर फाइनेंशियल इंटरलॉकिंग एंट्री करेंगे। मैनेजमेंट वालों का काम अपने मटेरियल से था ना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से था, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट या स्टोर कंट्रोल अकाउंट, उसी से उनका काम था ना, क्योंकि वही कॉस्ट आइटम है। तो उसके बारे में वो डिटेल से बताएंगे कि या तो वो लिख देंगे कि स्टोर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मतलब हमने कुछ ना कुछ मटेरियल खरीदा है, मटेरियल आया है, मटेरियल हमारे पास डेबिट हुआ है, कितने का? 1000 का। लेकिन कैश के बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे कि इसके बदले कैश गया है, पेबल्स है, क्या है। अब ये कॉस्ट से रिलेटेड आइटम्स है ना, तो इन्होंने जो अपने पास लेजर मेंटेन कर रखा होगा उसे कॉस्ट लेजर कहते हैं कि नहीं? तो ये सिर्फ, अब देखो, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर क्रेडिट का डेबिट इफेक्ट होना चाहिए, या हर डेबिट एंट्री का कोई ना कोई क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं, सिर्फ एक सिंगल एंट्री तो आप कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ डेबिट के साथ कुछ ना कुछ क्रेडिट इफेक्ट लिखना होगा कि नहीं? तो चूंकि ये कॉस्ट आइटम से रिलेटेड बात हो रही है, कॉस्ट इंटरलॉकिंग एंट्री है, तो साथ में वो खाली इस एंट्री को मैच करने के लिए लिख देंगे कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी 1000 से क्रेडिट हुआ है। बात खत्म। डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक जैसे हो गए, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो उनके अपने मेंटेन करने की चीज थी, मटेरियल या स्टोर्स, उसके बारे में तो डिटेल से लिख लिया, लेकिन कैश के बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। अब यही एंट्री फाइनेंस वाले कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो बताता हूं, और फिर रीजन देता हूं कि इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम बना ही क्यों गया है। अगर एंट्रीज ही आधी अधूरी की जाती है तो क्यों, फायदा क्या है, समझाता हूं। अब देखो, इस एंट्री में कैश जो था वो मेंटेन करना या पेबल्स मेंटेन करना वो फाइनेंस का काम था। अब वो साफ बाकायदा डिटेल से लिखेंगे कि भाई हमने कैश पेमेंट की है, या कोई पेबल की है, या बैंक के थ्रू पेमेंट की है, या चेक के थ्रू पेमेंट की है, क्या पेमेंट की भी है या नहीं की, सारी डिटेल से बता देंगे। तो वो कह देंगे कि भाई हमसे कैश जो है क्रेडिट हुआ है, या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट की है, या कोई पेबल्स है, बाद में देंगे, लेकिन डिटेल बता देंगे। कितने का? $1000 का। अब उन्होंने अपने काम की चीज जो फाइनेंशियल आइटम है उसको रिकॉर्ड कर दिया। क्या कॉस्ट आइटम को वो रिकॉर्ड करेंगे? मैनेजमेंट से रिलेटेड आइटम्स को वो रिकॉर्ड करेंगे? कभी नहीं। अब ये फाइनेंशियल इंटरलॉकिंग एंट्री है ना, तो ये अपने जो लेजर इन्होंने मेंटेन किया होगा वो कौन सा लेजर होगा? फाइनेंशियल लेजर अकाउंट या फाइनेंस लेजर अकाउंट। जिस तरह वो कॉस्ट लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, ये फाइनेंस लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे। अब हर एंट्री का अगर क्रेडिट लिखा है तो कोई ना कोई डेबिट तो होना चाहिए ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए खाली डेबिट के कुछ ना कुछ एंट्री कर देंगे कि फाइनेंस लेजर कंट्रोल अकाउंट में
1000 की डेबिट एंट्री कर देंगे तो दोनों साइड्स इक्वल हो गए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, बात खत्म। तो देखो मैनेजमेंट वाले यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सिर्फ और सिर्फ अपने कॉस्ट आइटम्स के बारे में यानी मैनेजमेंट के मेंटेन करने वाले आइटम्स के बारे में बताएंगे आपको, और फाइनेंस वाले सिर्फ फाइनेंशियल आइटम्स के बारे में आपको बताएंगे। अब ये आधी अधूरी एंट्रीज का सिस्टम यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया ही क्यों गया है? देखो अक्सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को देनी होती है। अब कंपनी का सारा काला चिट्ठा तो उसके सामने नहीं रख सकते ना, तो जिस बंदे को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वो ही प्रोवाइड की जाए, इस वास्ते इंटरलॉकिंग सिस्टम बना है। अब किसी को किसी ट्रांजैक्शन के कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम इंटरलॉकिंग सिस्टम में से सिर्फ फाइनेंशियल एंट्रीज उनको देंगे, या अगर किसी मैनेजर को स्टोर से रिलेटेड कोई एंट्री मांगनी है ना तो वो उसको क्या काम कि इसके बदले हमने कोई पैसा दिया है नहीं दिया गया है, बाद में पे करेंगे, बैंक के थ्रू पे किया था क्या किया था, उसको ये फजूल में इंफॉर्मेशन क्यों दे? तो उसको सिर्फ कॉस्ट आइटम्स की इंटरलॉकिंग एंट्री दी जाएगी कि जिसमें सिर्फ उसको ये पता हो कि इस वक्त स्टोर में इतना कुछ आया था, इतना आया था या इतना गया था, सिर्फ वो एंट्रीज दी जाएंगी। अब सिमिलरली सेल्स के लिए भी एंट्री सीखते हैं, इंटीग्रेटेड भी इंटरलॉकिंग भी। इधर देखो बच्चे, जब हम सेल करते हैं तो स्टोर से कुछ ना कुछ सामान जा रहा होता है, मटेरियल जा रहा होता है, गुड्स जा रहे होते हैं, तो स्टोर्स का के एसेट्स कम हो रहे होते हैं, एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो स्टोर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया, 500 का हमने कोई सेल किया है, ठीक है, तो 500 से स्टोर्स के एसेट्स कम हो गए, क्रेडिट कर दिया। अब इसके बदले कोई ना कोई डेबिट एंट्री तो करनी होगी ना कुछ तो आया होगा ना, अगर हमने कुछ ना कुछ पे किया है, कुछ ना कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ हासिल भी हुआ होगा ना, कैश मिला है, या हो सकता है हमने ये क्रेडिट पे किया हो, बाद में कुछ पेमेंट मिलनी हो, मतलब हमारे रिसीवेबल्स बन गए होंगे, तो कैश डेबिट किया जाएगा या रिसीवेबल्स कितने के? $500 के। अब इधर देखो यहां स्टोर जो है ये कॉस्ट आइटम है और कैश जो है ये एक फाइनेंशियल आइटम है। दोनों को एक साथ रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड किया गया है। तो दिस विल बी नोन एज एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। अब इसी ट्रांजैक्शन को इंटरलॉकिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा समझाता हूं। मैनेजमेंट वाले सिर्फ अपने काम की चीज रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। अब यहां मैनेजमेंट के काम की चीज क्या थी? ये स्टोर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट हो जाना, यानी कुछ ना कुछ चीजों का स्टोर से चले जाना, तो वो लिख देंगे कि स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, ठीक है। या अगर वो स्टोर से कुछ मटेरियल भेज रहे हैं वापस तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया है। या स्पेसिफिकली जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो अगर उसको नाम बताया गया है तो वो डायरेक्ट इधर लिख दिया जाएगा कि फला चीज क्रेडिट हो गई है स्टोर से, कितने की? $500 की, बात खत्म। अब इन्होंने फाइनेंशियल आइटम का क्या करना है? अचार डालना है? नहीं, दफा करो, उससे उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन इन्होंने रिकॉर्ड करनी थी, कर ली, बात खत्म। अब ये इन्होंने ये सब रिकॉर्ड कहां पे किया कर रहा होगा? ये कौन सा लेजर मेंटेन करोगे? कॉस्ट रिलेटेड आइटम मेंटेन करो तो कॉस्ट लेजर में करोगे ना। तो साथ में इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी जो आपने क्रेडिट किया उसका डेबिट इफेक्ट बताने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को 500 से डेबिट कर दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया, आपको बताया भी नहीं कि भाई हमने तो मटेरियल या कोई ना कोई प्रोडक्ट स्टोर से निकला है, बेच दिया है, उसके बदले क्या आया है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। नहीं, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉस्ट आइटम से रिलेटेड जिन इंफॉर्मेशन थी वो मिल गई आपको, आपने आगे करना क्या है? दफाओ, बात खत्म। हमने लिखना ही नहीं है फाइनेंस का कोई चीज, फाइनेंस की एंट्री पूछनी है तो जाके फाइनेंस वाले से पूछो। अब यही एंट्री फाइनेंस वालों ने भी रिकॉर्ड की होगी, लेकिन उन्होंने इस एंट्री में से सिर्फ वो फाइनेंशियल आइटम को रिकॉर्ड किया होगा। कैसे समझाता हूं। अब इस एंट्री में फाइनेंस का जो आइटम था वो क्या था? ये कैश। तो कैश के बारे में वो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि भाई हमारे पास डेबिट हुआ है, कैश हमारे पास आया है। अब या तो कैश आया होगा, अगर बैंक के थ्रू कुछ आया है तो बैंक करेंगे, या बाद में अगर कुछ मिलना है रिसीवेबल है तो रिसीवेबल, लेकिन डिटेल दी होगी कितने की? 500 की। अब इसके बदले ये पैसा क्यों आया है, इसके बदले क्या हमने दिया है उनको, स्टोर्स में से क्या चीज निकली है, वो कुछ नहीं बताएंगे। वो कहते हैं वो हमारे काम की चीज है ही नहीं, तो क्या करना है उसको? तो सिंपल, वो फाइनेंस आइटम से रिलेटेड ये एंट्रीज हो रही है ना, तो फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट जो है, लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको सिमिलरली 500 के इफेक्ट से क्रेडिट कर देंगे वो एंट्री कंप्लीट करने के लिए, बात खत्म। तो फाइनेंस
या फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट को 500 से क्रेडिट कर दिया, एंट्रीज हो गई। तो ये रही बच्चे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, आसान से आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट्स में, विद इंटरलॉकिंग एंड इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज डबल एंट्रीज। तो आज के बाद कहना नहीं कि हमें डबल एंट्री नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इससे और आसान करके ना कोई बताएगा और ना किसी ने बताई है बच्चे। इसके बाद आता है बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आजकल सब कंप्यूटराइज चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है क्या? देखो, पहले ज़माने में हम क्या करते थे, प्राइम एंट्री बुक्स भी खुद बनाओ, फिर उसके बाद डबल एंट्रीज करो, फिर वहाँ से एट द एंड ऑफ द डे वो टोटल लेके टी अकाउंट्स में डालो, टी अकाउंट्स के बाद ट्रायल बैलेंस में डालो, और वहाँ से एरर ख़त्म करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। अब क्या होता है, कंप्यूटर में आप एंट्रीज करते हो कि सेल हुई है या परचेज किया है या कोई एक्सपेंस पे किया है या वेजेस पे किए, कुछ भी है, खाली उसकी एंट्रीज पे करते जाओ, उसी की खुद ब खुद टी अकाउंट्स भी बनते जाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनता जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी खुद ब खुद क्रिएट किए जाते हैं। और जब आप नई एंट्री करते हो ना, तो साथ साथ वो पुराने वो रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करता जाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है, तो यहां पे सारी की सारी चीजें कंप्यूटर खुद बना के देता है। तो इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। टाइम बचता है, जो मुख्तलिफ एनर्जी बचती है आपकी, फजूल में इधर उधर जाके एक ही ट्रांजैक्शन को 1000 जगहों पे नहीं रिकॉर्ड करना पड़ता, एरर फ्री सिस्टम चलता है ये। देखो, आप एक ही टाइम में बहुत सारी एंट्रीज बहुत जगह पे कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ चांसेस है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन खराब हो जाए या मिस टाइपिंग हो जाए या कुछ भी ऐसा मसला आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर तो पहले से उसको एक एल्गोरिथम बना दिया गया है, वो ये सारी गलतियां नहीं करेगा। जल्दी से जल्दी आपको एक्यूरेट रीडिंग्स विद ऑल योर रिक्वायर्ड या जो भी आपको जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, टिप ऑफ फिंगर्स पे जल्दी से जल्दी आपको बना के सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब देखो बच्चे कि कंप्यूटराइज अकाउंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अकाउंट्स बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग system will allow much quicker and more accurate entries to accounting system. Almost all business now use some form of computerized accounting system, ठीक है। In a full ledger computerized system, the computer system will normally maintain the following ledgers. मौजूदा ledgers मंदरजा झेल ledgers ये maintain करता है। General और main ledger for all assets, liabilities, income and expense account ये बनाया जा सकते हैं। Receivable ledger बनाया जा सकता है आप क्रेडिट पे। अच्छा, ये डे टू डे आप अपडेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एंट्री की कि भाई मैंने आज सेल की 500 की और क्रेडिट पे, तो जाके रिसीवेबल लेजर अकाउंट में 500 लिख दिया जाएगा। फिर 2-3 घंटे बाद एक और चीज आपने 100 रुपए की बेची, तो वो 100 रुपए भी डायरेक्ट खुद ब खुद ही उस रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा और वहां वो 600 हो जाएंगे। फिर 200 का और क्रेडिट सेल किया, तो ये 200 भी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में खुद ही चले। हालांकि यहां आप सिर्फ सेल की एंट्री कर रहे हो क्रेडिट पे, लेकिन वो खुद ही रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट तक ले के जा रहा है और अब वो 600 की बजाय 800 हो गया, ठीक है। तो अपडेट होता जाता है। पेबल्स लेजर अकाउंट भी बन सकता है और कैश बुक भी बन सकता है, लेकिन मतलब अगर आप कैश पे कोई सेल और परचेजेस कर रहे हो तो ये अकाउंट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। द सिस्टम में ऑल्सो कंटेन डिटेल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड प्रोग्राम फॉर डीलिंग विद पेरोल। देखो, जो डिटेल पेरोल सिस्टम है या कोई ना कोई इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है, इसको भी मेंटेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहां पे एंट्री करते हो ना कि मैंने फला चीज बेच दी, तो वो जो इन्वेंट्री अकाउंट है ना, उसमें से खुद एक प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास लेट्स सपोज आप क्या बेचते हो, लेट्स सपोज आप टैबलेट्स बेचते हो यार, ये जिस पे मैं लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, टैबलेट्स बेचते हो। आपके पास इन्वेंट्री में ये Samsung S9 अल्ट्रा का टैबलेट है मेरा, तो आपके पास लेट्स सपोज ये 15 पड़े हुए, 2 बेच दिए आपने, खाली यहां पे एंट्री क्या की कि सेल कर दिए, ठीक है, और इतने इतने पैसों के सेल किए। क्रेडिट वगैरह पे किए तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी खुद बन जाएगा और इसके साथ साथ प्रोग्राम खुद समझ जाएगा कि हाँ, वो जो इन्वेंट्री में 15 या 20 या जितने भी टैबलेट्स पड़े हुए थे उनमें से 2 कम कर दो, तो आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी अपडेटेड और जल्दी से जल्दी एक्यूरेट मिलेंगे। और इसी तरह पेरोल सिस्टम में भी मैं एंट्री यहां पे करूं कि मैंने फला बंदे को, फला एम्प्लॉय
को वेजेस पे कर दिए, तो वो एक्सपेंस भी पे हो जाता है, वो एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाता है, और साथ ही वहां पेरोल सिस्टम में वहां उस बंदे के अकाउंट के सामने पेड का वो जो साइन आ रहा होगा कि भाई हाँ इसकी पेमेंट हो चुकी है। या वो जो टोटल हमने लिखे होते हैं ना कि टोटल लेट सपोज मैंने इस महीने $20,000 पे करने हैं अपने तमाम एम्प्लॉइज को, तो अगर 5-6 हजार आपने पे कर दिए तो वहां जब आप फिर जाके देखोगे ना तो उन रिकॉर्ड्स में, तो वहां 5-6 हजार पहले से पेड ऑफ दिखाई देंगे, बकाया 14-15 हजार जो रहते वो आपने पे करने विद डिटेल्स। ठीक है, तो सारे के सारे पेरोल सिस्टम हो या इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट्स हो, वो भी अपडेट करके जल्दी से जल्दी आपको बना के दे सकते हैं विद एक्यूरेट रीडिंग्स। अब इसमें क्या होता है, डेटा इज कलेक्टेड, there has to be system or procedure for ensuring that all the data required is collected and made available for processing। देखो सिर्फ इतना करना है कि जो जरूरी डेटा है सारा का सारा कलेक्ट करके अवेलेबल होना चाहिए। अब वो जैसी डेटा आप इनपुट करते हो उसको प्रोसेस किया जाएगा, डेटा इज प्रोसेस। देखो द क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। जितनी बेहतर क्वालिटी, जितनी कंप्लीट जितना कंप्लीट डेटा और जितना मतलब डिटेल्ड और एक्यूरेट डेटा दोगे ना, उसी तरह आपके जो उस डेटा को इस्तेमाल करके आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी ना, उसी की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी जितना बेहतर आपने डेटा प्रोवाइड किया है, जितना कंप्लीट आपने डेटा प्रोवाइड किया है, जितना एक्यूरेट आपने डेटा प्रोवाइड किया, तो उतना ही कंप्लीट, उतना ही एक्यूरेट और उतनी बेहतर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो सब आपके इनपुट पे डिपेंड करता है बच्चे। अच्छा, डेटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन परहैप्स बाय समराइजिंग इट, क्लासिफाइंग इट और एनालाइजिंग इट। फॉर एग्जांपल अ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बात वही है कि आपने कोई सेल की ना तो डायरेक्ट सिर्फ ना इधर सेल रिकॉर्ड होगी बल्कि वहां रिसीवेबल या पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी खुद मेंटेन कर दिया होगा उन्होंने, और सिमिलरली इन्वेंट्री के लिए भी यही कुछ होगा। अच्छा, फाइल्स आर अपडेटेड, ये भी वही बात है कि देखो आप जैसे नए नए ट्रांजैक्शंस करते हो, नया नया डेटा इनपुट करते हो ना, तो पुराना फाइल में जाके वो खुद ही वो डेटा इनपुट करके फाइल को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहां पे उन्होंने प्रोसेस बताया है कि डेटा है उसमें से कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और फिर आगे उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा, किसको, उन यूजर्स को जिसने इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। और जिस वक्त ये डेटा प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो अगर पुराने कोई फाइल्स पड़े हुए साथ साथ उनको भी अपडेट कर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक सेल की तो वो ऑलरेडी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा, दूसरी सेल की तो उसके अकाउंट्स उसके ट्रांजेक्शन के पैसे वापस फिर से जल्दी जल्दी खुद ब खुद वहां रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में जाके उसको 500 की बजाय 600 कर देगा। तीसरी क्रेडिट सेल्स की तो वो यहां भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ क्रेडिट सेल हुआ है, और डायरेक्ट वहां रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी जाके उसको 600 से 800 कर देगा कि हाँ अब आपको 600 नहीं 800 किसी ना किसी से रिकवर करने। तो देखो पहले मेरे पास डेटा था, ठीक है, बहुत सारा, उसमें से कुछ ना कुछ डेटा यहां कलेक्ट करके इन्होंने प्रोसेस किया, और जब डेटा प्रोसेस हो रहा होगा ना तो उस वक्त पुराने फाइल्स को भी ये अपडेट कर देंगे, और अपडेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है ना, उसको आगे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अब ये कम्युनिकेशन पर्पस किसका है, इसको मैनेजमेंट वाले डील करते हैं। हमने बनाया था ना कि व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बनाते हैं किसको देने के लिए, मैनेजर्स को देने के लिए। किस पर्पस के लिए, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल पर्पस के लिए। तो ये आगे कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं इंफॉर्मेशन यूजर्स। इंफॉर्मेशन यूजर्स क्या हो सकते हैं, हमारे मैनेजर्स जो है। समझ आ रही है कि नहीं। अब बच्चे इसको जरा सा डिटेल कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, इसको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जा सकता। देखो फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल दूं आपको। अच्छा देखो, एक आपका हॉस्पिटल है, अब आप कोई इतना अच्छा तो है नहीं, आप इतने अच्छे तो हो नहीं, इमरान खान तो कोई हो नहीं सकता ना जो दुनिया का पहला कैंसर अस्पताल बना दे जो कि बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रहा है, ठीक है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे। खैर लेकिन फिर भी सोचते हैं ख्यालों की दुनिया में, लेट्स एज्यूम नोशनल बातें चल रही हैं, ठीक है, फर्जी बातें। आपका अस्पताल है, आपने वहां पे रूल ये रखा है कि 50 या चलो 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनके इलाज में 80%
जो उनका डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल अगर उनको 50,000 का बिल बनता है ना, तो 50,000 के बजाय उसको सिर्फ 10,000 देने होंगे, ताकि इससे ये होगा कि लोगों का फायदा कर सकूं मैं, और जो ज़्यादा मतलब एजिड लोग हैं उनको इलाज कराने में मुश्किल पेश ना आए। लोगों की बेहतरी के लिए आपने एक सहूलियत दे दी, ठीक है। तो अब डेटा क्या है, आपके पास सारे जितने पेशेंट्स हैं ना उनका डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से स्पेसिफिकली सिर्फ वो लोग जो 60 से अबव हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। रोजाना के बेसिस पे अगर कोई नया पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसका डेटा उसमें से कोई भी एक 60 अबव है तो उसमें इस डेटा में से उठा के कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए, ताकि आगे डॉक्टर्स को बता दिया जाए कि भाई ये जो है अकाउंट्स को, हर तरह के अकाउंट्स मेंटेन कर दीजिए कि भाई इसमें से ये वाला पेशेंट पे इतना खर्चा हुआ है और वो 60 से अबव था, तो मतलब उसको 80% डिस्काउंट मिलना चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये डेटा प्रोसेस हो रहा होगा वो पुरानी फाइल्स भी अपडेट होती जाएंगी, ताकि इधर लिख दिया जा सके कि हाँ पुराने जो इतने पेशेंट्स ऑलरेडी थे उनमें से ये भी ऐड कर दो। तो वो फाइल जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी 60 से अबव पेशेंट्स की, उनका फाइल अपडेट कर दिया गया, ठीक है। और अपडेट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाले कम्युनिकेट कर देते हैं डॉक्टर्स को, ठीक है, और वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, या इस सिचुएशन में आप अकाउंट्स वालों को भी ये इंफॉर्मेशन आप आगे भेज सकते हो, तो वो इसको यूज करके उसी के मुताबिक पेशेंट को उतना चार्ज करेंगे, जितना भी उसका बिल बनता होगा उसका 80% काट के बकाया 20% उनको चार्ज कर दिया जाएगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है बच्चे। तो कंप्यूटराइज सिस्टम आजकल उसके बहुत फायदे हैं, बहुत आसानियां करके दे रहे हैं आपको। अच्छा बच्चे, in terms of accounting system and database, a data file is a collection of records with similar characteristics. For example, example of data files included in receivable ledger, the payable ledger and the general ledger. A record in the file, अच्छा समझाता हूं सिंपल सी बात है यार। इन्होंने एक फाइल की बात की है, उसके बाद जो है रिकॉर्ड की बात की है, उसके बाद फील्ड की बात की है, और यूनिक आइडेंटिफाइड फील्ड के बाद, अच्छा समझाता हूं। देखो फाइल क्या होता है, देखो यहीं पे आपको समझाता हूं। एक मिनट। ये देखो ये एक फाइल है मैनेजमेंट वाला, ये पूरा एक फाइल है, ठीक है। इसको मैंने खोला, अब यहां पे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, एक जैसे चीजें। अब कंप्यूटर के सिस्टम से नहीं बोल रहा, अकाउंटिंग के सिस्टम से बोल रहा हूँ। कंप्यूटर के मुताबिक तो ये एक फोल्डर है और अंदर ये वाली फाइल्स है नहीं, लेकिन अकाउंटिंग के सिस्टम में एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही फाइल की शक्ल देने ना, दैट इज नोन एज अ फाइल। अब उसमें रिकॉर्ड क्या होगा, एक जैसे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स का सब कुछ इधर लिखा हुआ है, पेबल्स का सब कुछ इधर लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल्स जो जितनी की है, या कैश सेल्स इतनी है, कैश परचेजेस जो है वो ये लिखी हुई है। तो अलग अलग कैटेगरी के सेम चीजों को यहां पे लिख दिया गया है, ये एक रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, वगैरह वगैरह। अब लेट सपोज किसी भी रिकॉर्ड को हम ओपन करते हैं, अब उस रिकॉर्ड के अंदर फील्ड्स होती हैं। फील्ड्स मतलब किसी भी, लेट सपोज आपने एक रिकॉर्ड ओपन किया 60 से अबव पेशेंट्स वाला, ठीक है, तो उसमें फील्ड्स होती है कि इसका नाम क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसको बीमारी क्या है, इसका इलाज किस डॉक्टर से हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, वगैरह वगैरह, ये फील्ड्स होती हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में इन चीज़ों में इसको समझाया जाता है। अब प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं बच्चे, तो एक मिनट, प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो एक है बैच प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग ही चल रही है, लेकिन बैचेस के थ्रू उसको प्रोसेस करेंगे। समझाता हूं, देखो बच्चे, बैच प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बीइंग ग्रुप्ड एंड स्टोर्ड बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड एट अ रेगुलर इंटरवल सच एज डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे। बिकॉज डेटा इज नॉट इनपुट एज सून एज इट इज रिसीव्ड, द सिस्टम विल नॉट ऑलवेज बी अप टू डेट। अब देखो हर बार ये तो नहीं हो सकता ना कि जैसे कोई एंट्री आती है उसी वक्त
सेकंड में आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो। जैसे ही कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है उसी वक्त रिकॉर्ड कर देते हो, उसी वक्त हर वक्त सिस्टम पे बैठ के अपडेट करते हो। कुछ बिजनेसेस बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस नहीं होते, तो आप हर वक्त अप टू डेट तो नहीं रह सकते ना। अब कुछ टाइम गुजर गया, चलो यार बिजनेस से रिलेटेड अपना मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, उसी के थ्रू समझाता हूँ। आपके पास एक डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ए में जो पर डे बेसिस, पर आवर बेसिस पे काम कर रहे हैं वो 15 लोग हैं। डिपार्टमेंट बी में 20 लोग पर आवर बेसिस पे काम करते हैं, और डिपार्टमेंट सी में 20 लोग काम करते हैं। पर डे बेसिस पे डिपार्टमेंट ए में 10 लोग, यहां 12, यहां 14, और जो सैलरी पे काम करते हैं वो डिपार्टमेंट ए में 5 लोग है, डिपार्टमेंट बी में 2 लोग, और डिपार्टमेंट सी में 4 लोग। इनको लेट सपोज मैनेजर्स आप कह लो, ठीक है। और जो लोग ओवर टाइम करते हैं, डिपार्टमेंट ए में 10 लोग, बी में 5 और सी में भी 5। अब हर एक बंदे को अलग अलग जाके पेमेंट करना, उनके रिकॉर्ड्स बनाना, आप मिक्सअप कर सकते हो, मसले पैदा हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, और उस वजह से आप गलती कर सकते हो। आपको यहां मैं सीधा निवाला बना के पढ़ा रहा हूं, ये आपसे प्रोसेस नहीं होता खुदा के बंदो, तो ये रिकॉर्ड्स आप कैसे इतनी जल्दी से कर पाओगे। अब इसको बेहतर तरीके से ऑपरेट करने का तरीका क्या है, इसके बैचेस बना दो। आप पर आवर बेसिस पे जितने लोग हैं उनको टोटल करके यहां अलग उनके बैच बना दो। पर डे बैच बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके अलग रिकॉर्ड बना दो। फिक्स सैलरी पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके अलग रिकॉर्ड बना दो। ओवर टाइम बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका अलग रिकॉर्ड बना दो। अच्छा, इस रिकॉर्ड को आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ए में जितने लोग काम कर रहे हैं टोटल आवर बेसिस पे हो, पर डे या फिक्स सैलरी या ओवर टाइम, उनके रिकॉर्ड्स टोटल 40 लोग। डिपार्टमेंट बी में टोटल कितने, 39। डिपार्टमेंट सी इस बेसिस पे भी आप बना सकते हो। बैच किसी भी तरह का हो सकता है, जो आपको कन्वीनियंट और जो आपको आसान लगे। बैचेस बना दिए, ठीक है। अब बैच के थ्रू ही उस डेटा को प्रोसेस करो, तो उसमें क्या होगा कि हर एक बैच में सिमिलर सेम कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होंगे, या सेम कैटेगरी की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, या सेम कैटेगरी के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही होगी, ठीक है। तो आपको उसको प्रोसेस करने में आसानी होगी, आप जल्दी से जल्दी भी कर पाओगे, और उसमें कोई ना कोई गलती भी आप नहीं करोगे, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि पेरोल प्रोसेसिंग के लिए सैलरी बेसिस के जो है उन मंथली बेसिस पे जो लोग काम करें उनके लिए अलग, डे टू डे बेसिस पे अलग, और बेसिस पे अलग, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कोई अलग अलग बैच बनाओ सिस्टम, ठीक है। अच्छा, बैच इनपुट अलाउज फॉर गुड कंट्रोल ओवर द इनपुट डेटा। कंट्रोल बेस्ट बनता है क्योंकि हर एक ग्रुप में आप उसको अलग अलग सेम कैटेगरी की चीजों को अपना अपना ग्रुप बना देते हो, और उन ग्रुप को अपना नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक और फायदा भी होता है, एक और फायदा भी होता है, समझाता हूं। अगर आप डिस्पोज डेटा किसी एक ऐसे बंदे को दे दो, जिस तरह आपने हम यहाँ एम्प्लॉइज की बात की ना, आपने एक बंदा, हमने कहा ना कंट्रोल होना चाहिए यहाँ आपके ट्रांजैक्शन पे, उस टॉपिक को इधर लिंक करते हैं। आपने एक बंदा रखा हुआ है पेमेंट्स करने के लिए, कि लेबर, हमारी जितने भी लेबर्स है ना उनको पेमेंट करो, तो आपने सारा का सारा डेटा उल्टा पुल्टा करके, मतलब मिक्स्ड अप डेटा उसको दे दिया। अब टोटल उनकी वेजेस जो बनती है 20,000 बनती है, वो खबीस 21,000 पे करके 1000 जेब में डाल लिए, और आपको भी पता नहीं चल सकता क्योंकि आपने डेटा दिया ही मिक्सअप था, कोई प्रॉपर सिस्टम आपने मेंटेन किया ही नहीं था। लेकिन जब आप बैचेस बनाओगे तो पर आवर के लिए अलग बैच बनेगा, पर डे बेसिस पे जितने एम्प्लॉइज कम कर रहे हैं उनके लिए अलग, फिक्स सैलरी वालों के लिए अलग, ओवर टाइम वालों के लिए अलग, और हर एक बैच को अपना एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा। तो ये रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड में शामिल जब होगा और उसके बाद आप ये बैचेस में कलेक्टिव डेटा उसको दोगे तो उसको पता होगा कि भाई हाँ, ये पहले से प्रोसेस हो के मेरे पास डेटा आया है, इसमें कोई भी खुर्द बुर्द करूंगा तो मेरे अपने गर्दन पे बात आएगी, मुझे ही पकड़ा जाएगा। तो कंट्रोल बेहतर आता है इसमें, आप पे टाइम भी बचता है और बेहतर एक्यूरेट प्रोसेसिंग भी आप कर पाते हो। तो दिस इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग, जब आप अपने डेटा को बैचेस की शक्ल में ग्रुप करते हो और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तरीकाकार क्या होगा, इन्होंने डायग्राम्स की शक्ल में कुछ ना कुछ बताया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको ग्रुप किया जाता है, कीबोर्ड के जरिए इनपुट किया जाता है, सॉर्टेड ट्रांजैक्शन फाइल, ठीक है, मतलब अपने अपने बैच को अपने अपने तरीके, अपने प्रोसीजर से सॉर्ट किया जाता है, और
अच्छा, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, तो जो पुराना ओल्ड मास्टर फाइल होता है वो भी मौजूद होता है। आप नया डेटा भी इनपुट कर रहे हो, ठीक है, तो ये नया डेटा जैसे ही आएगा ओल्ड मास्टर के साथ लाके सबसे पहले तो इसको वैलिडेट और अपडेट कर दिया जाएगा। अगर कोई नया ऐसे एम्प्लॉयज है जो नए आए हैं, या एम्प्लॉयज के अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो जो नई टाइप की चीजें या एंट्रीज आ रही हैं उनको पुराने वाले के साथ मिला के, तो आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए मास्टर फाइल भी एक बन जाएगा, ठीक है, और उस मास्टर फाइल में कोई एरर्स जो है वो भी बताई जाएंगी। अच्छा, उन फाइल्स को इस्तेमाल करके रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हो, और पुराने फाइल्स को और नए फाइल्स को मिला के आपके पास एक नया वाला मास्टर फाइल भी आ गया, ठीक है, तो प्रोसेसिंग आपकी आसान, बेहतर और एक्यूरेट हो जाएगी। इसके बाद रियल टाइम या ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसी वक्त सारी की सारी रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजैक्शन को शुरू करना, प्रोसेस करना, ट्रांजैक्शन को खत्म कर देना, बात खत्म। अब देखो इसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग के साथ क्यों जोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। पहले हम क्या करते थे, क्या ऐसी एग्जाम्पल दूं यार जो रिलेटिव हो। अच्छा, समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं। देखो, आप एक होटल का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आपके पास 50 कमरे हैं, ठीक है, आपके पास गेस्ट्स आए, आपने कमरे दिए उनको, गेस्ट आते गए कमरे देते गए, गेस्ट आते गए कमरे देते गए, गेस्ट आते गए कमरे देते गए, और वो आप एक कागज पे रिकॉर्ड कर रहे हो अपने पास, ठीक है। आप उठे, ड्यूटी खत्म हो गई, रात को एक और मैनेजर ने बैठना है, एक और वो जो क्या कहते हैं उसे, अकाउंट में जो सेक्शन में जो बैठा होता है, या जो क्या कहते हैं उसे यार, काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं, उनकी ड्यूटी चेंज हो गई और लोग आ गए, और इतने में एक कस्टमर आया कि भाई कमरा, तो ये कहते हैं बिल्कुल जनाब, चलो कमरा नंबर 420 में ले चलते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ इधर उधर का नहीं सोचना, खुदा का वास्ता है टॉपिक पे ही रहो, ठीक है। आप लोग की सोच पता नहीं, इंसान बन जाओ। अच्छा, तो आप लेके चले गए कमरे में, आप भी साथ मत घुस जाना, ठीक है। एक तो रात का टाइम, और ऊपर से होटल, ऊपर से कमरों का आप सुन रहे हो। देखो बच्चे, एक छोटी सी बात, वल्गर लगे जो भी लगे, लेकिन बता रहा हूं, खास करके ये फीमेल स्टूडेंट्स को बच्चे, ये रात 12 बजे के बाद जो आपको मैसेजेस आते हैं ना रिस्पॉन्ड किया करो यार, खास करके किसी अननोन नंबर से। अननोन का मतलब वो स्टूडेंट, वो क्लास फेलो जिसे आपकी कोई गपशप नहीं है, वो भी अननोन में ही आता है। क्योंकि देखो बच्चे, रात 12 बजे के बाद की गई कॉल बूटी कॉल होती है, सिंपल सा मतलब है। देखो, जो भी हो ना, नेचर नहीं बदलती, आदमी और चूहा हमेशा छेद के पीछे ही भागता है। तो इंसान बन जाओ, ठीक है, और ये जो व्हाट्सएप पे गुलू मुलू करते रहते हो ना, ये बंद कर दो, क्योंकि आजकल खुदा की कसम है चैट्स ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे बुढ़ापे में पेशाब। तो इंसान बन जाओ यार, ठीक है। अच्छा, टॉपिक पे आओ। तो आप लेके गए गेस्ट को कमरा दिखाने, ठीक है, और आप गए तो वहां आपको पता चला कि भाई यहाँ तो पहले से कोई ना कोई कस्टमर को कमरा मिल चुका है, कोई ना कोई क्लाइंट, कोई ना कोई कस्टमर रह रहा है, और उसने आगे आपको 4-5 गालियां दी कि खबीस इंसान, मैं इधर रह रहा हूं और आप और गेस्ट को लाके कमरे दिखा रहे हो, मैं किधर जाऊंगा, ये क्या टाइम हो रहा है, मुझे सोते हुए जगा दिया। तो ये मसले आ सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, तो जैसे ही कोई कस्टमर आया, आपने उसको एक कमरा अलॉट किया, तो वो कमरे पे उसके नाम का साइन लग गया। अब जैसे कोई नया कस्टमर आएगा ना, तो आप पहले चेक करोगे। अक्सर आप देखते हो ना, सिनेमा हॉल में या कोई भी ऐसी जगह पे जाते हो, तो वो कहते हैं लेट मी चेक दी अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास कोई सीट्स या कोई कमरा खाली है भी कि नहीं। तो वो कैसे चेक करता है, वो उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाता है, ठीक है, और वहां पे देखता है कि कौन कौन से कमरे पहले से बुक हो चुके हैं और कौन कौन से रहते हैं। यार एयरपोर्ट में भी तो यही सिस्टम चलता है, जब आप टिकट मांगते हो तो वो कहते हैं ना कि हम अवेलेबिलिटी पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी चेक करता है कि भाई कौन कौन सी सीट्स बुक हो चुकी है और कौन कौन सी सीट्स बुक होना बाकी हैं। तो आपके पास ऐसे कंप्यूटराइज सिस्टम हो तो इन सारे मसले मसाइल से आप इजीली बच सकते हो बच्चे। समझ आ रही है कि नहीं? इससे आसान करके और मैं क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं आपको बच्चे। खैर, अच्छा, तो ये ऑनलाइन या रियल टाइम प्रोसेसिंग जो होती है, उसका यही कॉन्सेप्ट है कि भाई
आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो रियल टाइम में उसी वक्त सारा का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हर जगह पे कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करते थे ना, तो पहले प्राइम एंट्री बुक्स पे खुद रिकॉर्ड करो, फिर जाके उसकी डबल एंट्री रिकॉर्ड करो, फिर जाके उसको ट्री अकाउंट्स में लेके जाओ, ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे लेके जाओ वगैरह वगैरह। अब क्या होता है, जैसे कोई आपने सेल की, जैसे कोई आपने परचेज की, तो वो उसी वक्त रियल टाइम में ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गई, प्राइम एंट्री बुक्स के बाद टी अकाउंट्स में भी चली गई, फिर ट्रायल बैलेंस में भी चली गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गया, बात खत्म। ठीक है, तो यहां देखो वो कहते हैं कि ऑनलाइन रेफर्स टू अ मशीन व्हिच इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मेन सेंट्रल प्रोसेसर फॉर दैट सिस्टम अ टर्मिनल इज सेड टू बी ऑनलाइन व्हेन इट कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल प्रोसेसर। PCs have their own processors so are online by definition। मतलब वो एक ऐसे प्रोसेसर से लिंक्ड होते हैं जिनको एक ऐसा एल्गोरिदम, एक ऐसे कोड के थ्रू बनाया जाता है कि आप जो भी एंट्री करते हो तो वो हर एक रिलेटिव अकाउंट में उसी वक्त रियल टाइम के अंदर अंदर खुद ब खुद ही जाके रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं कि एज अ सेल इज मेड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर और सुपरमार्केट, द आइटम बारकोड इज स्कैन्ड ऑन द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एंड द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड इमीडिएटली। बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि जैसे ही आप किसी स्टोर में जाते हो ना, अक्सर कोई आइटम आप उठाते हो, लेट्स सपोज कोई ना कोई बिस्किट उठा लिए, तो वो उसका बारकोड स्कैन करते हैं और जैसे ही बारकोड स्कैन करते हैं वो कंप्यूटर पे उसका नाम आ जाता है कि हाँ ये फला चीज स्कैन हुई है। तो अगर आप उसके पैसे पे करते हो तो वो वहां जाके वो कुछ ना कुछ अमाउंट लिख देते, एंटर कर देते, तो कंप्यूटर में एक तो ये रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई ये चीज बिक गई है, और दूसरा जाके वहां इन्वेंट्री में से भी वो चीज निकाल लेते हैं कि हाँ अब उनमें से ये एक बिस्किट चला गया, बकाया इतने रह गए। ठीक है, तो एक कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हो तो रियल टाइम मतलब उसी वक्त अपने रिलेटिव सारे के सारे जगहों पे जाके खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाता है। अब देखो रिकॉर्ड्स, परचेजेस रिकॉर्ड्स कर सकते हो, लेजर अकाउंट्स बन सकते हैं। इनवॉइसेस मतलब उस जो आपने परचेज किया उसके इनवॉइसेस जो है सप्लायर को अगर बाद में पे कर रहे हो या उसी वक्त पे किया वो भी उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाते हैं। और साथ में जो आपने परचेज किया है ना वो इन्वेंट्री में आएगा ना, तो उसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से सारी की सारी एंट्रीज होगी। आपने परचेज किया उसकी वजह से जो पैसे आपने पे किए या बाद में पे करोगे उसकी भी एंट्री होगी कि पेबल्स है या कैश पे कर दिए। ठीक है, और इस परचेज की वजह से स्टोर के अकाउंट्स बड़े हैं, ठीक है, वो भी खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन आपने एंट्री एक की और सारी की सारी चीजों पे जगहों पे जाके वो खुद ब खुद अपडेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कैन आल्सो प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, एजेड रिसीवेबल्स के मतलब कोई ऐसे रिसीवेबल जो ज्यादा टाइम हो गया हो, एजेड हो गया, तो वो खुद ही आपको लिस्ट बता के दे देंगे कि भाई इन रिसीवेबल्स को बहुत टाइम हो गया, इनको तंग करो, इनको बोलो, इनको वापस अल्टीमेटम दो, इनको बार बार कॉल करो, इनको याद दहानी दिलाओ कि भाई पैसा दो हमारा। ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये खुद बना दिए जाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पेरोल एनालिसिस, ये सब की सब रिपोर्ट जो है वो कंप्यूटर आपको जल्दी से जल्दी और खुद बना के दे रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि जो मैनुअल सिस्टम से क्विकर है, एक एक चीज खुद रिकॉर्ड करना और इसके बरक्स जाके खाली ट्रांजैक्शन का डेटा इनपुट करके सारी की सारी रिकॉर्ड्स खुद बन जाते हैं, तो एनर्जी भी बचती है और टाइम भी बचता है। Generally more accurate as large number of transaction can be processed according to the programmed rules। देखो कंप्यूटर को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है, उसका एल्गोरिदम बनाई ऐसा गया है कि बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है उसके अंदर। तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर सकते, लेकिन कंप्यूटर कर सकता है। और आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर उसको आपसे ज्यादा एक्यूरेट करके देगा। तो ये भी एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज है। Able to provide management with a variety of reports and analysis। देखो आपने जो भी डेटा दिया गया है ना, तो जिस मैनेजर को जो और जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसी डेटा को उसी के नीड्स के मुताबिक एनालिसिस उसके करके उसको प्रोसेस करके उसके मुताबिक ही इंफॉर्मेशन उसको दी जाएगी। दफा हो जाओ सारे, ठीक है, इतना ही था, निकलो, अल्लाह हाफिज।